देखो इसमें क्वेश्चंस में जिसने पहले कर रखा वो दोबारा सुन लो, जिसने नहीं कर रखा वो भी सुन लो। इसमें क्या दे रखा है कि एक मैन दे रखा है आपको, मास है m1 और इसका मास दे रखा है m2 और यहाँ पे ब्लॉक है जिसका मास है m3। ये बताना है कि मैन का एक्सेलरेशन कितना हो कि ये ब्लॉक m3 किस में रहे, रेस्ट में रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में पहले ये बताओ कि मैन जब दौड़ता है तो उसमें फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है? आगे तरफ नहीं होता, जिधर वो दौड़ रहा है उसी डायरेक्शन में लगता है। आगे की तरफ भी लग सकता है, पीछे की तरफ भी लग सकता है, दोनों केस में लग सकता है। ठीक है, ब्लॉक के केस में कहानी अलग होती है, ब्लॉक जिधर चलता है फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगता है। बट मैन के केस में आप जिधर चल रहे हो फ्रिक्शन उधर ही लगता है, फ्रिक्शन की वजह से आप चल पाते हो। जैसे अगर स्मूथ सरफेस होता है तो हमारा चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम एक्शन देते हैं पर बदले में उतना रिएक्शन नहीं मिल पाता, तो इसलिए चलना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे बारिश वगैरह होती है, स्मूथ सरफेस हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो हम नहीं चल पाते उस केस में। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे पैर उठा के आराम आराम से रखते हैं, नॉर्मली पैर रखते हैं, तो उस केस में क्या होता है हम आराम से चल पाते हैं, उसमें फ्रिक्शन नहीं लगता। अगर कोई कहे कि हम चल रहे हैं और फ्रिक्शन नहीं लग रहा, रफनेस होने के बाद भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। मान लो क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और रफ सरफेस है, तो उस केस में और वो क्या कर रहा है अपने कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और रफ सरफेस है, क्या उसके इसमें फ्रिक्शन लगेगा? तो उसमें हो जाएगा, एयर नहीं होनी चाहिए, एयर नहीं है और एक पर्सन है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उस केस में जो है फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर कोई पर्सन जा रहा है रफ सरफेस है तो और पूछ ले क्या फ्रिक्शन लगेगा, तो उस केस में नहीं लगेगा। एयर भी नहीं होनी चाहिए, एयर होगी तो फिर पक्का लगेगा, एयर होगी तो लगेगा उस केस में। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप ग्राउंड के ऊपर रफ सरफेस होने के बाद भी ग्राउंड के ऊपर पैर अपने नॉर्मली रख रहे हो, ऐसे ये भी ऐसे रखा और ऐसे नॉर्मली रख रहे हो, तो उस केस में फ्रिक्शन नहीं लगता, आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकते हो। अगर मान लो स्पीड बढ़ रही है आपकी, एक पर्सन है उसकी स्पीड एक्सेलरेटेड मोशन में है, रफ सरफेस में जा रहा है एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उस केस में उसके ऊपर जो एक्शन वो एक्शन इधर देगा तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, आगे की तरफ, और उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मान लो एकदम से रफ सरफेस है और स्मूथ आ जाए और एक्सेलरेटेड मैन है, तो उस केस में वो गिरेगा, आगे की तरफ गिरेगा। किधर गिरेगा, वो आगे की तरफ गिरेगा, क्योंकि उसने क्या किया, पहले तो उसको एक्शन देने की आदत पड़ी हुई थी, रफ सरफेस था, उसको बदले में रिएक्शन मिल रहा था और उसकी स्पीड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। पर जैसे ही स्मूथ सरफेस आया उसको तो आदत थी एक्शन देने की, बट उसने क्या दिया, एक्शन दिया, बदले में रिएक्शन मिला नहीं, तो वो आगे की तरफ गिरता है। ठीक है, अगर मान लो एक थर्ड पर्सन है, वो क्या कर रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेड मोशन में है, रफ सरफेस पे और किस में है, रिटार्डेड मोशन में, तो वो क्या कर रहा है, रिटार्डेड मोशन में है तो वो एक्शन आगे की तरफ देता है और रिएक्शन क्या मिलता है, पीछे की तरफ। अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ दे रहा है और उसकी स्पीड बढ़ रही है। अगर रिटार्डेड मोशन में है तो वो क्या कर रहा है, एक्शन आगे की तरफ देता है और रिएक्शन क्या मिलता है, उसको पीछे की तरफ मिलता है। तो उस केस में क्या होता है, उसकी स्पीड घट रही होती है। और उस केस में अगर मान लो एकदम से स्मूथ सरफेस आए तो पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि वो एक्शन आगे की तरफ दे रहा है, बदले में रिएक्शन क्या मिल रहा है उसको, पीछे की तरफ, तो वो क्या करेगा, पीछे की तरफ गिर जाएगा उस केस में। ठीक है, तो यानी कि हम एकदम से ऐसे कहते हैं कि दौड़ रहे हैं मान लो, और एकदम से कोई बोल जाए रुको, तो वो क्या करता है, बहुत स्पीड में होता है, एकदम से वो क्या करता है, ब्रेक लगते हैं उसकी, यानी कि वो क्या करता है, पीछे की तरफ एक्शन देता है एकदम से, और रिएक्शन क्या मिलता है उसको, आगे की तरफ, और एक स्पीड एकदम से क्या हो जाती है, कम। वो बहुत तेज, अगर मान लो स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो एक्शन क्या देगा, बहुत ज़्यादा, और उसको रिएक्शन क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, और एकदम से क्या होता है, रुक जाता है। तो इस केस में यही होता है कि अगर हम अपनी बॉडी को रोकना चाह रहे हैं, दौड़ रहे हैं और रोकना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एकदम से एक्शन पीछे की तरफ देते हैं, हम एकदम से एक्शन आगे की तरफ देते हैं और रिएक्शन क्या मिलता है उसमें, पीछे की तरफ, जिसकी वजह से स्पीड एकदम से रिटार्डेड मोशन में आ जाती है। स्पीड के अपोजिट में एक एक्सेलरेशन आ जाता है जो कि क्या कर देता है, रोक देता है एकदम से बॉडी को। तो ये होता है। तो उस केस में, मैन के केस में, जिधर मैन चल रहा है अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो जिधर दौड़ रहा है उधर ही फ्रिक्शन लगता है, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। अगर वो रिटार्डेड मोशन में है और मैन चल रहा है तो उस केस में फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, उसके पीछे की तरफ लग रहा होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये मैन एज यहाँ से ले इधर दौड़ना शुरू कर दे, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाए तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रह सकता है। अगर ये दौड़े ना यहाँ पे तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में नहीं रहेगा। तो यानी कि इसमें क्या होगा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, M3G ये लगेगा, तो यहाँ पे M3G इसमें टेंशन होगी स्ट्रिंग में, तो ये M3T की वैल्यू M3G के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि इधर M3G है तो ये जो मैन है इस प्लैंक के ऊपर क्या लगाएगा, एक्शन लगाएगा पीछे की तरफ, कितने का, M3G का, और बदले में रिएक्शन मिलेगा कितना, M3G का।
कितना मिलेगा m3g का। इसने प्लैंक के ऊपर एकदम से एक्शन दिया है पीछे कितने का m3g का, और इसको बदले में रिएक्शन मिलेगा कितना m3g। अब इस प्लैंक पे देखोगे इधर m3g है उधर भी कितना है m3g, ये तो इसकी वजह से आ गया जो m3 मास की वजह से, और इसने क्या दे दिया एक्शन दे दिया इसको प्लैंक को इधर m3g का। नेट फोर्स क्या हो गया 0, तो ये रेस्ट में रहेगा। अब मैन को बदले में रिएक्शन मिला है, जितना आप एक्शन देते हो उतना ही क्या मिलता है रिएक्शन। ये कहते हैं ना कि दौड़ में वो बंदा फर्स्ट आया, तो यानी कि वो क्या कर रहा है जल्दी जल्दी एक्शन दे रहा है और बहुत ज़्यादा एक्शन दे रहा है, तो वो क्या होता है जल्दी दौड़ पाता है। यानी कि उस केस में पंजे से ये देते हैं कि आगे वाले पैर से जितना अगर कोई आगे वाले पैर से दौड़ रहा है तो उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, अगर पूरा पैर टेक के वो दौड़ रहा है तो उसकी स्पीड हमेशा कम होगी। चेक करके देख लो, आप पूरे पैर से दौड़ रहे हो, पूरे पैर से एक्शन दे रहे हो पीछे की तरफ और फिर दौड़ रहे हो, और एक बंदा ऐसा है जो पैर से क्या दे रहा है एक्शन दे रहा है, तो उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है। ये टेक्निक होती है, जब प्रैक्टिस करते हैं तो यही देखते हैं कि एक्शन कितना तेज़ दिया जा सकता है, तो बदले में रिएक्शन भी उतना ही तेज़ मिलेगा और उसकी स्पीड क्या होगी ज़्यादा होती है। तो यानी कि इस केस में इसने बदले, और जितना आप एक्शन देते हो रिएक्शन भी उतना ही मिलता है। तो इधर क्या लग गया m3g, बदले में रिएक्शन लगा, रिएक्शन फोर्स कितना हो गया m3g। तो इस मैन के ऊपर फोर्स लग रहा है m3g का, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा m3g डिवाइड बाय में इसका मास, तो इतना एक्सेलरेशन होगा इस मैन का, और ये ब्लॉक किस में रहेगा रेस्ट में रहेगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? यानी कि इस केस में अगर एक्सेलरेशन हो मैन इधर इतने एक्सेलरेशन से दौड़ना शुरू कर देगा तो ये ब्लॉक जो है ये किस में रहेगा रेस्ट में रहेगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? यानी कि इससे इस क्वेश्चन से ये भी पता लग गया कि मैन के केस में जो है फ्रिक्शन किधर लगता है। फ्रिक्शन मैन के केस में फ्रिक्शन की कहानी अलग है और ब्लॉक के केस में फ्रिक्शन की कहानी क्या है अलग है। ब्लॉक के केस में क्या होता है जिधर आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है, हमेशा उसके क्या लगता है अपोजिट में, जितना आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो फ्रिक्शन भी उतना ही लग जाता है। हम निकालते हैं उसमें अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्शन कितना लग सकता है, अगर उसके बाद अगर लग रहा है मान लो कि अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा आपने क्या फ्रिक्शन से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाते हो तो वो चलना शुरू हो जाता है और उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। मैन के केस में क्या होता है जिधर आप चल रहे हो उधर ही फ्रिक्शन लग रहा है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है रिटार्डेड मोशन है तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग जाएगा, कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है तो फ्रिक्शन नहीं लगता। अगर कह दे कि मान लो एक बंदा एक्सेलरेटेड मोशन में रफ सरफेस पे और एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और एक रिटार्डेड मोशन में रफ सरफेस, एकदम से स्मूथ सरफेस आ जाए तो कौन सा बंदा किस डायरेक्शन में गिरेगा, कौन जो है फेस की तरफ गिरेगा, कौन बैक साइड की तरफ गिरेगा और कौन गिरेगा नहीं। तो उस केस में इसके जो आंसर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो क्या होगा फेस की तरफ ऐसे गिरेगा आगे की तरफ, और अगर जो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो वो गिरेगा ही नहीं, और जो क्या कर रहा है रिटार्डेड मोशन में वो क्या करेगा पीछे की तरफ गिर जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे ये m नोड का मास है, इसका मास m दे रखा है, ये कितना दे रखा है 2m, और ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 250 मीटर। कितनी दे रखी है 250 मीटर। तो ये बताना है कि इस मैन को A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बताना है। व्हाट्स टाइम टेकन बाय मैन फ्रॉम A टू B सो दैट ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। जो m नोड है वो किस में रहे रेस्ट में रहे। टाइम बता दो। कुछ भी नहीं, आपको टाइम बताना है। स्टार्टिंग में तो रेस्ट में ही है 10 सेकेंड आ रहा है। मास है उस मैन का, इस ब्लॉक का मास m है। हो गया। इसमें निकालो नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, इसमें टेंशन होगी T की वो भी किसके बराबर हो जाएगी mg के बराबर। तो इधर जो mg लग रहा है तो इसके इसमें ये पीछे की तरफ रिएक्शन लगाएगा कितना mg का ही, तो बदले में इसको पीछे की तरफ एक्शन लगाएगा बदले में रिएक्शन मिलेगा कितना mg का। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा मैन का वो क्या हो जाएगा mg/2m, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ मैन जो होगा वो क्या हो जाएगा mg/में 2m, m से m कैंसिल यानी कितना आ जाएगा g/2 का g, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का।
अब थर्ड इक्वेशन लगा दो यहाँ पे, सेकंड लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इनिशियल वेलोसिटी एस की वैल्यू दे रखी है आपको 250 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन है 5 इंटू में टी स्क्वेयर। तो यहाँ से 250 इंटू में 2 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वेयर। तो यानी कि टी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई आपके पास 100, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10 सेकेंड। आंसर आ जाएगा इसका 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो ए से बी तक चलेगा। कोई डाउट है इसमें? एक क्वेश्चन और वो कर दो, हो गया नोट ये? इसमें क्या दे रखा है, इसका मास 10 kg दे रखा है आपको, इसका मास दे रखा है 40 kg। इन दोनों के बीच रफनेस है 0.1। पीछे वाले दोनों क्वेश्चन में स्मूथ सरफेस दे रखा था, यहाँ पे रफनेस कितनी है 0.1। इस मैन का मास दे रखा है 10 kg। तो इसमें ये आपको दो चीज़ें बतानी है, मैक्सिमम बताना है और मिनिमम। मैक्सिमम टाइम भी बताना है और क्या बताना है, मिनिमम टाइम भी बताना है कि इस मैन को ए से बी तक जाने में मैक्सिमम और मिनिमम टाइम क्या लग सकते हैं। दोनों आंसर है मेरे, मैक्सिमम बता दो और मिनिमम, कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा और मिनिमम टाइम कितना लगेगा, कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है ए से बी तक जाने में, और मिनिमम कितना ले सकता है ए से बी तक जाने में। और ये सिस्टम किस में रहे, रेस्ट में, प्लैंक रेस्ट में रहेगा। सिस्टम तो क्या, प्लैंक, क्योंकि सिस्टम में तो मैन भी आ जाता है, मैन तो मूव करेगा। सिक्स हंड्रेड रूट 5, ठीक है। मैक्सिमम नहीं, उसकी म्यू की वैल्यू मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, आप म्यू की वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। ये म्यू आपको दे रखा है 0.1, ये इन दोनों के बीच जो रफनेस है वो 0.1 दे रखी है। इस म्यू की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो आप, मतलब कितना ले सकते हो कि जितने की जरूरत है उतना म्यू होगा, कि उतना लग सकता है फ्रिक्शन। मैम 20 सेकेंड मैक्सिमम कि मिनिमम? कोई नहीं मांगा ऐसे कैसे? हाँ सर मैक्सिमम 6 है और वो मिनिमम 3√2 है। देखते हैं, अपना बताओ आप। देखते हैं मैं इसमें इसमें देखो नीचे की तरफ कितना लगेगा 100, मान दे इस बात को, इसमें टी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब इसमें देख लो कि इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लग सकता है ब्लॉक और ग्राउंड के, वो कितना लग सकता है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि इस केस में 50 लग सकता है। कितना लग सकता है 50, क्योंकि यहाँ पे इस मैन को और इस ब्लॉक को एक सिस्टम मान लो, क्योंकि इन दोनों के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे उसमें ये तो इसका पार्ट ही हो जाएगा, ब्लॉक के ऊपर ये प्लैंक के ऊपर ये मैन, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 50।
टोटल मास कितना हो जाएगा 50। तो इसकी एफबीडी बनाओगे तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या आ जाएगा 500, mg की वैल्यू क्या आ जाएगी 500। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 500 के बराबर, n की वैल्यू 500। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू है 0.1 इंटू में 500, कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो लग सकता है वो 50 न्यूटन लग सकता है प्लैंक और इसके बीच। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा कितना 50 न्यूटन। अब देखो इधर 100 है, इधर 50 है, तो मैन जो रिएक्शन दे देगा इधर वो कितना दे दे 50 का। मैन रिएक्शन दे दे इसमें, सो रिएक्शन दे दे पीछे की तरफ 50 का, तो इसने एक्शन दे दिया इधर 50 का, तो बदले में रिएक्शन भी कितना मिल जाएगा 50 का मिल जाएगा इसमें बदले में। तो यानी कि इसका एक्सेलेरेशन जो होगा वो कितना आ जाएगा 50 बाय मास एट 10, कितना एक्सेलेरेशन आ जाएगा 5 का। एक्सेलेरेशन आ जाएगा इसका कितना 5 का, इतना मानते हो। अब इक्वेशन लगा दो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की वैल्यू है 90, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है इसमें 5 इंटू में t स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 90 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा t स्क्वायर 18, तो यानी कि 36 इक्वल टू t स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6 सेकेंड। ये तो मैक्सिमम टाइम लगेगा उसको, क्या लगेगा मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा 6 सेकेंड, मैक्सिमम कितना लगेगा 6। अब मिनिमम ये हो सकता है कि ये जो एक्शन दे वो 150 का दे दे, कितना दे दे 150 का। जो मैन है वो एक्शन कितना दे दे 150 का। तो उस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम ये जो एक्शन दे दे पीछे की तरफ 150 का, कितने का दे दे ये 150 का, ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, प्लैंक और ब्लॉक के, प्लैंक और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन है वो क्या लग जाएगा इधर, क्या लग जाएगा इस केस में इधर। तो यानी कि इधर 50 का तो ये हो गया फ्रिक्शन और एक 100 तो ये था ही, चाहिए। मानते हो इस बात को इतना कि इसने मैन ने पीछे की तरफ मैक्सिमम जो ये एक्शन दे रिएक्शन दे एक्शन दे सकता है वो कितना दे सकता है 150 का दे दिया इसने, कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू इतनी है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो 150 का लग सकता है, क्योंकि मैंने बताया है कि म्यू की वैल्यू आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकते हो। क्योंकि इस क्वेश्चन से पता लगा है कि यहाँ पे ये 100 है और फ्रिक्शन इसके और इसके बीच 50 है। अगर फ्रिक्शन इधर लग जाए मैक्सिमम मिनिमम इसको 50 लगाना पड़ेगा अगर ये रेस्ट में रखना चाह रहा है। तो अब ये चाह रहा है कि ये ए से बी तक मिनिमम टाइम में जाए, किस में जाए मिनिमम टाइम, तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ए से बी तक इसको जाना है मिनिमम टाइम लेना है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होना चाहिए। तो उस केस में ये क्या करेगा उधर की तरफ एक्शन दे देगा 150 न्यूटन का और बदले में रिएक्शन मिल जाएगा इसका 150 का। अगर इससे ज्यादा अगर उसने दिया तो ब्लॉक रेस्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा अगर दिया तो हाँ जी बोलो। म्यू की वैल्यू उतनी हो जाएगी क्योंकि इसमें इतनी वैल्यू है। मैंने बताया कि म्यू की वैल्यू यहाँ पे ये नहीं है कि मिनिमम से मिनिमम, मैंने बताया कि म्यू की वैल्यू इतनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन है कि म्यू की वैल्यू इतनी है। अगर मेंशन करें अगर नहीं लग सकता, मान लो म्यू की वैल्यू फिर गिवन देगा, फिर हमें निकालना पड़ेगा कि 150 का लग सकता है कि नहीं लग सकता। बट यहाँ पे ये कह दिया कि म्यू इतना ले सकते हो, आपकी फ्रिक्शन 150 का लग जाएगा। फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 150 का। अगर म्यू की वैल्यू इससे भी ज्यादा कर दोगे आप वो बहुत ज्यादा दे दे, मान लो कि प्रैक्टिकली ना करके और उससे भी ज्यादा दे दी, वो तो प्रैक्टिकली तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हम मान लो चल रहे हैं और फ्रिक्शन नहीं लगे, प्रैक्टिकल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम अगर चलने की कोशिश करेंगे हवा होगी तो हमें हवा स्पीड कम करेगी तो बदले में हमें रिएक्शन लेना ही लेना पड़ेगा, तो हम एक्शन देंगे तो रिएक्शन लगेगा यानी कि फ्रिक्शन लगेगा। प्रैक्टिकली तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि हम कांस्टेंट स्पीड से चल पड़े, ठीक है। क्योंकि हम चलते रहेंगे थकान भी होगी, थकान होगी तो बॉडी रुकना चाहेगी तो फ्रिक्शन लगेगा, तो प्रैक्टिकली तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से मास भी वो सेट करेगा कि उतना लग जाए अगर सोल्व करेंगे तो। वो तो होती है, अगर इसमें तो ये बोल देगा इस क्वेश्चन में फिर वो मेंशन करेगा मास कुछ इस तरीके से फिट कर देगा, वो तो ये क्वेश्चन समझाने के लिए एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे इधर 100 लग जाएगा। फ्रिक्शन जो पहले पीछे लग रहा था वो क्या लग जाएगा इस ब्लॉक पे, आगे की तरफ लग जाएगा प्लैंक पे, तो ये क्या दे देगा पीछे की तरफ एक्शन दे दिया 150 का, तो फ्रिक्शन क्या लग गया इसमें आगे तरफ रिएक्शन मिल गया 150। तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 150 डिवाइड बाय मास कितना है इसका 10, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, इतना एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे अब s इक्वल टू क्या लगा दो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है 90,
हाफ एक्सेलेरेशन है 15 इंटू में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो आ जाएगा 90 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू आपके पास 180 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो कट करोगे तो ये 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू आ जाएगी √12 यानी कि 2√3 आएगी। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को और पूछना हो कुछ इसमें?